Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री टीम चैनल। तो अब हम देखने जा रहे हैं इस वाले वीडियो में हाउ टू अप्रोच न्यू क्वेश्चंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अपकमिंग एग्जाम्स है, CSIR नेट हो, गेट हो, IIT जैम हो, तीनों क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि अगर इस तरह से न्यू क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, अब देखो न्यू क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा डिफिकल्ट या फिर डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे, बट उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो हम अब तक पढ़ के आए, इनको यूज करके कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े से ट्रिकी बना के या फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को घुमा के अगर पूछ रहा है तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, ये चीज़ें हम इस वाले वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और IIT जैम, गेट और CSIR नेट तीनों स्टूडेंट्स, तीनों एस्पिरेंट को सामने रख के हम ये वाली वीडियो यहाँ पे मतलब डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास पहले ये देख लेते हैं कि इस तरह से न्यू क्वेश्चन आता है तो अप्रोच कैसे करना चाहिए। बाकी एग्जाम्पल के लिए हम 3 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक NAT टाइप का, एक MSQ और एक MCQ टाइप का। ठीक है, तो आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। तो यहाँ पे देखो, पहले जब आपको न्यू टॉपिक ऐसे लगता है कि मतलब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग सा है या फिर न्यू कॉन्सेप्ट पे है, तो आपको पहले तो ये देखना है कि किस टॉपिक से आपका ये वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, आपको ये समझ लेना है कि किस टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद जब आपको टॉपिक समझ में आता है तो आपको उसके सब टॉपिक का भी आइडिया लगाना है कि कौन से सब टॉपिक का ये क्वेश्चन आया है। जैसे कि मान लो आपका क्वेश्चन है GOC से, आपको टॉपिक समझ में आ गया कि GOC से आया है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो होमोलुमो कॉन्सेप्ट से है, क्या वो होमोलुमो कॉन्सेप्ट से, या फिर वो एसिडिटी बेसिसिटी ऐसे किसी और कॉन्सेप्ट से। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली उस क्वेश्चन में लग सकता है वो समझना है। और ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको उस कॉन्सेप्ट की जो साइड थिंग्स है, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। मान लो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि होमोलुमो का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, बट स्टिल इसके साथ और चीज़ें क्या क्या रिलेटेड होती है वो भी आपके मतलब माइंड में सेट होनी चाहिए, आपको वो सामने आनी चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाले कॉन्सेप्ट की, हमारी जो भी हमने चीज़ें पढ़ी उसकी रिवीजन करी हो। ठीक है, तभी जाके आपको ये वाली चीज़ें दिमाग में सेट हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको उसकी जो साइड थिंग्स है वो भी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को मिला के आपको वो वाला क्वेश्चन अप्रोच करने में ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी देखने हैं। ऑप्शंस आपको बहुत हेल्प करेंगे कि ऑप्शंस देख के आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से इसमें और अलग तरीके से भी अप्रोच हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो सेम सिर्फ आपके दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट है, चलो समझ में आ गया होमोलुमो का है, बट उसके बाद आपने उससे साइड थिंग्स जो है उसमें और चीज़ें जो आती है, चाहे लोन पेयर का रिपल्शन है, चाहे कुछ है, ऐसी चीज़ें अगर आप सोचते नहीं तो आप वहाँ पे मान लो MSQ टाइप का क्वेश्चन है तो आप 1-2 ही ऑप्शंस मार्क करोगे, 3rd और 4th ऑप्शन को वहाँ पे देखोगे नहीं। तो ये वाली गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, तो इस तरह से अब डिस्कस करते हैं सीधा क्वेश्चन को लेके, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया था, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन गिवन रिएक्शन इज। अब देखते हैं, आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है। और देखो, गेट के एग्जाम में आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखना है कि अगर आपने ऊपर नहीं देखा कि MSQ टाइप का क्वेश्चन है या फिर MCQ टाइप का क्वेश्चन है, बट स्टिल आपको यहाँ पे क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि अगर यहाँ पे MSQ टाइप का क्वेश्चन होता तो प्रोडक्ट ब्रैकेट में S लिखा होता या फिर प्रोडक्ट ऑब्लिक प्रोडक्ट्स लिखा होता, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकता है, यानी कि MSQ टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह से आपको वहाँ पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन गिवन रिएक्शन इज। अब आप देखो, आप रिएक्शन को देखोगे और ऑप्शंस को देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया ऑब्वियसली लग जाएगा। क्या दिया है एरो पे, हीट और वर्कअप दिया है। वर्कअप तो हमें पता है, जो भी एनायन वगैरह बनेगा लास्ट स्टेप में हमें वहाँ पे प्रोटोनेशन करने के लिए वर्कअप यूज होता है। हीट दी है, मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, कोई ना कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, या फिर वहाँ पे सिंपल एलिमिनेशन वगैरह पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन A कैसे बन रहा है। देखो सिंपली क्या हुआ है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से ये NH2 ग्रुप बाहर चला गया, एज ए लिविंग ग्रुप NH2 माइनस चला गया, तब जाके ये वाला ऑप्शन बना है। ठीक है, बी कब बन सकता है, अगर हम इस NH2 माइनस को बाहर ना निकाल के हम क्या करें, इस NH2 की, इस नाइट्रोजन की लोन पेयर को इधर शिफ्ट करें और इस OH माइनस को यहाँ से बाहर निकाल दे, तब जाके ये वाला ऑप्शन बन रहा है। ठीक है,
और अगर हमारा ऑप्शन सी अगर हम देखें तो वो कैसे बन रहा है, देखो वो क्या बन रहा है, ना इस NH2 को बाहर निकाला है ना OH को बाहर निकाला है, क्या किया गया है, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए गए और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे इस वाले रिंग वाले NH को बाहर निकाला है, ठीक है, वो वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तब जाके ये वाला ऑप्शन पॉसिबल है। और इस ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि हीटिंग कंडीशन में सिंपली यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है ना, मतलब आप इसको कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं बन सकता। बट ऑप्शन A, B और C यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको यहाँ पे समझना है। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ गया कि क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल बॉन्ड ब्रेकिंग है, GOC का क्वेश्चन है यहाँ पे, और कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, होमो लूमो का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। और उसमें भी अगर हम देखेंगे, अब इसमें साइड थिंग्स आपको क्या पता होनी चाहिए थी कि ये वाला क्वेश्चन आपको अगर सॉल्व करना है तो इसमें आपको एनोमेरिक इफेक्ट भी हेल्प करेगा। एनोमेरिक इफेक्ट आपको दिमाग में आना चाहिए कि एनोमेरिक इफेक्ट में भैया हमने क्या पढ़ा था, तो एनोमेरिक इफेक्ट भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, होमोलुमो का कॉन्सेप्ट भी आपको हेल्प करेगा। दूसरी एक बात हमने देखा था, अगर हम जब बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। और हमें पता है अगर मान लो हमारे पास CN सिग्मा बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कब होता है, जब इसके सिग्मा स्टार में कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम जब आके इलेक्ट्रॉन डालता है और इसका जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सेम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तब जाके ये वाला बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है। मतलब हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करना है, मान लो CN सिग्मा बॉन्ड है, तो उसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तभी वो जाके बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा मान लो इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, उतना जल्दी वो बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब उसका बॉन्ड ऑर्डर जल्दी जल्दी डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा। और हमने ये भी देखा था कि किसी सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जाने, मान लो ये वाली सिग्मा स्टार है और इस वाले लोन पेयर डोनेटिंग ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये वाले ऑर्बिटल से एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। जो डोनेटिंग है और जो एक्सेप्टिंग सिग्मा स्टार है, जो डोनेटिंग ऑर्बिटल है और जो एक्सेप्टिंग सिग्मा स्टार है, वो पैरेलल होने चाहिए, तभी जाके ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, जो ऑर्बिटल का वहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, वो इजीली हो जाएगा, वो सही से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है आपको यहाँ पे दिमाग में लानी चाहिए थी, क्योंकि जब भी हम इस तरह से होमोलुमो का कॉन्सेप्ट देखते हैं या फिर बॉन्ड ब्रेकिंग वगैरह देखते हैं, तो आपको कभी इस तरह से ऑर्बिटल मेंशन करके नहीं देते, वो हमें खुद से समझना होता है। बट यहाँ पे आपको ऑर्बिटल और उसमें लोन पेयर मेंशन करके दिए, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो रोल है, ठीक है। और ऑप्शन देखे हमें समझ में आ गया कि एक में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, एक में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो देख लो इनकी सिग्मा स्टार। अगर हम इस वाले बॉन्ड की बात करते हैं, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड रिंग के अंदर है, तो मैं इसको बोलूंगा कार्बन नाइट्रोजन, मतलब एंडो, इसको हम मैं क्या बोलूंगा, एंडो CN बॉन्ड है, एंडो CN बॉन्ड है। इस कार्बन नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं रिंग के बाहर है, तो इसको मैं बोलूंगा एक्सो CN बॉन्ड, ठीक है। और ये हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है। तो अब अगर हम इनकी सिग्मा स्टार की बात करते हैं, क्योंकि चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई, क्या क्या क्लियर हो गया यहाँ पे, एक तो हमें यहाँ पे क्या क्या करना है, अगर इस तरह से कोई बॉन्ड ब्रेक होना है तो उसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन जानी चाहिए, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सही से होना है, तो ये जो डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग ऑर्बिटल्स है, यानी कि जो सिग्मा स्टार है, ये एक दूसरे को पैरेलल होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इस कार्बन नाइट्रोजन एंडो जो कार्बन नाइट्रोजन इसकी सिग्मा स्टार ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे है, इस वाले कार्बन नाइट्रोजन की सिग्मा स्टार अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पे है, और इस वाले कार्बन ऑक्सीजन की सिग्मा स्टार अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये यहाँ पे नीचे की तरफ है। तो अब आपको देखना है कि कौन सी सिग्मा स्टार में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, और तभी जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो रहा है। तो अब आप देखो इस वाले एक्सो CN बॉन्ड की सिग्मा स्टार की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसको पैरेलल कौन है, का इस ऑक्सीजन की ये वाली लोन पेयर डोनेटिंग एटम, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकती है। और ये एक ही ऑर्बिटल है जो इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब कर सकती है, बिकॉज ये इसको पैरेलल है, ठीक है। वही अगर मैं इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के सिग्मा स्टार की बात करता हूँ यहाँ पे, जिसको ये वाली नाइट्रोजन की लोन पेयर डोनेटिंग जो ऑर्बिटल है ये पैरेलल है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकती है। तो इसके लिए भी एक ही ऑर्बिटल पैरेलल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, एक ही ऑर्बिटल से हो सकता है। बट इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं ये जो कार्बन नाइट्रोजन एंडो बॉन्ड है, एंडो CN बॉन्ड है, इसकी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऑक्सीजन की लोन पेयर डोनेटिंग ऑर्बिटल है, ये वाली जो अभी मैं ब्लैक करके दिखा रहा हूँ,
ये भी इसको पैरेलल है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकती है। और साथ ही साथ ये जो नाइट्रोजन की ये जो NH2 का जो NH2 जो है इसके नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है ये भी इसको पैरेलल है, तो ये भी इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, ये जो एंडो CN बॉन्ड है इसके सिग्मा स्टार में। मतलब प्रेफरेंशियली अगर हम बॉन्ड ब्रेक करना चाहेंगे तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा भैया, यहाँ पे जो एंडो CN बॉन्ड है वही यहाँ पे प्रेफरेंशियली ब्रेक होगा। तो इसका हम सिंपली कैसे दिखाएंगे, देखो सिंपली हम कैसे दिखाएंगे, सिंपली ये इधर शिफ्ट हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, मतलब निगेटिव चार्ज आ रहा है। यहाँ पे NH माइनस ये इधर यहाँ पे इस तरह से C डबल बॉन्ड O और इधर अपना NH2 है। और लास्ट में वर्कअप दिया है तो इस NH का वर्कअप कर देंगे, इसको NH2 बना देंगे और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन C करेक्ट आएगा। देखो क्वेश्चन सिंपल ही था, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ है नहीं, बस आपको यहाँ पे ये देखना था कि कितने ऑर्बिटल यहाँ पे किसको पैरेलल है और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन कहाँ पे हो रहा है। इस तरह से ऐसे वाले क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस द मेजर प्रोडक्ट इज हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, हॉफमैन प्रोडक्ट आपको पूछा है। अगर देखो मैं सिंपली अल्किन के केस में कंपेयर करके आपको बताऊं, मान लो ये वाली अल्किन जो है किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट है, एलिमिनेशन रिएक्शन के, एक पास ये वाला अल्किन है और एक ये वाला अल्किन है। तो ये जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है जिसको हम ज़्यादा स्टेबल बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सेडजेब प्रोडक्ट है। और ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है जिसको हम कम स्टेबल बोलते हैं, ये क्या है, मेरा हॉफमैन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आपको यही देखना है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन कौन कौन से यहाँ पे रिएक्शन में बन रही है। ठीक है, कंपेरेटिवली ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बट इसमें थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। जैसे देखो आपको इसमें रिएक्शन C जो है ना वो सिंपल लग रही होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है जो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट्स होते हैं, इसमें ये जो N+ जो लिविंग ग्रुप है इसके ऊपर मतलब अल्किल ग्रुप्स लगे हैं, तो ये बल्की ग्रुप होता है। ठीक है, और बल्की ग्रुप होने के कारण, बल्की लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ से जो बेस है ना वो मोर स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अप्रोच नहीं कर पाता, और इसके कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेफरेंशियली हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनाते हैं। एसिडिक प्रोटॉन की बात करेंगे, यहाँ पे एक एसिडिक प्रोटॉन है, यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन है, तो ये वाला OH- यहाँ से इस प्रोटॉन को निकाल के इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इसको बाहर निकाल सकता है। अदरवाइज ये इस एसिडिक प्रोटॉन को निकाल के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके इसको बाहर निकाल सकता है। बट हमें पता है क्योंकि ये वाला बल्की ग्रुप है तो ये वाला OH- इस साइड से यानी जो कि स्टेरिकली हिंडर्ड है उस साइड से अप्रोच नहीं कर पाएगा, और इसके कारण ये क्या करेगा, प्रेफरेंशियली इस प्रोटॉन को निकालेगा, इसको इधर शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इसको बाहर निकालेगा, और यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और साथ में हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन, इसके ऊपर 2 मिथिल ग्रुप है और ये इधर ये इस तरह से हमारे पास ये वाला लिविंग ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऑप्शन C तो हमारा करेक्ट है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस पूछा है, यानी कि क्या है, MSQ क्वेश्चन है हमारे पास, तो आपको और रिएक्शंस में भी देखना है। तो जैसे यहाँ पे आपने क्वाटरनरी अमोनियम साल का केस तो आपको सबको पता होता है, आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लिया। अब बाकी ऑप्शंस में कैसे देखना है, देखो बाकी ऑप्शंस में आप रिएक्शन B की भी बात करोगे तो भी यहाँ पे क्या है, ये वाली स्टेरिकली लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है, लेस हिंडर्ड साइड है, और ये जो है मोर हिंडर्ड साइड है। अब आप ऐसा मत सोचो कि ये वाला मिथिल इधर है, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, तो इस साइड से अगर OH- अप्रोच करेगा तो उसके लिए स्टेरिक हिंडर्स मतलब वो फील करेगा, बट इस साइड से नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं, मतलब ये वाले मिथिल ग्रुप इस साइड भी हो सकते हैं, नीचे की तरफ, ऊपर भी हो सकते हैं। तो स्टीरिक हिंड्रेंस तो दोनों भी साइड से है अगर ये इस वाले प्रोटॉन को अप्रोच करता है, और स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण ये जो OH- आता है इस वाले केस में, इस वाले रिएक्शन में इस प्रोटॉन को ही इजीली अप्रोच करेगा जो स्टीरिकली लेस यहाँ पे मतलब हिंडर्ड है। ठीक है, और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और अपना ब्रोमीन माइनस जो कि लिविंग ग्रुप है यहाँ से बाहर चला जाएगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, इस कार्बन पे ये 2 मिथिल ग्रुप ऐसे ही, ये इधर यहाँ पे ये वाला मिथिल है, ब्रोमीन यहाँ से चला गया और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये क्या है, यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट है। इसके कंपैरिजन में अगर हम इस प्रोटॉन को निकालते तो हमारा सेडजेब प्रोडक्ट जो है क्या बन जाता, ये वाला बन जाता, राइट, ये वाला बन जाता। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सेडजेब प्रोडक्ट, ये हमारा हॉफमैन। तो इस रिएक्शन B में भी क्या आ जाएगा, स्टीरिक रीजन के कारण यहाँ पे भी हॉफमैन प्रोडक्ट ही आएगा, ऑप्शन B यहाँ पे करेक्ट। इसके बाद अब बचते A और D। A में अगर आप देखोगे अगेन
ये वाला जो है इंपॉर्टेंट केस है। यहाँ पे भी आपको क्या ध्यान रखना है, इस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, इस वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, तो ये रोटेट कर सकता है। और यहाँ पे मिथिल ग्रुप्स लगे हैं, सल्फर का साइज भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली जैसे ये वाला ग्रुप बल्कि है वैसे ही यहाँ पे ये वाला सल्फर जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, 2 मिथिल ग्रुप है, यहाँ पे भी ये बल्कि ग्रुप है, और इसके स्टीरिक बल के कारण यहाँ पे ये बेस जो है इस वाले प्रोटॉन को अप्रोच इजीली नहीं कर पाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यहाँ पे नहीं बना पाएगा। वो क्या करेगा, यहाँ का जो प्रोटॉन है इसी को अप्रोच करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा और यहाँ से इस वाले लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल के यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना देगा अपना, जस्ट मिनट, ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट यहाँ से भी बन रहा है। ऑप्शन ए भी यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट है। डी की अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, ठीक है। जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है हमें पता है मैक्सिमम केसेस में वहाँ पे सेट प्रोडक्ट ही मेजर होता है, बिकॉज वो स्टेबल होता है कंपेरेटिवली मोर सब्स्टिट्यूटेड होने के कारण। और यहाँ पे आप आयोडीन को बल्कि मानोगे तो इतना ज़्यादा भी बल्क इतना है नहीं। बाकी केस में तक क्या था कि एक तो ये वाला एटम बल्कि है और उसके ऊपर क्या है, ये वाली मिथिल ग्रुप्स लगे हैं। मिथिल ग्रुप टेट्राहेड्रल होने के कारण ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा स्टीरिक बल्क था, बट इस केस में ज़्यादा नहीं है। तो OH माइनस क्या करेगा, सिंपली इस H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ये यहाँ से बाहर जाएगा और हमारे पास ये वाला यहाँ पे क्या बनेगा, सेट जेप प्रोडक्ट बनेगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हमारा ऑप्शन क्या है, ए, बी और सी करेक्ट। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच करना था, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट वन क्वेश्चन, एक NAT टाइप का। अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। इन गिवन रिएक्शन C2 इपिमराइजेशन ऑफ कंपाउंड C, आपको कंपाउंड C के बारे में बात की है कि इसका C2 इपिमराइजेशन जब हम करेंगे तो ये क्या दे रहा है, गिव्स प्रोडक्ट D, मतलब इसका C2 इपिमराइजेशन जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें D मिल रहा है। तो आपको क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स फॉर D। तो आपको यहाँ पे जो D है इसके लिए टोटल जो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर्स है उसका नंबर बताना है, 2, 4, 6, 8 कितना आ रहा है, ठीक है। बट इसके लिए ज़रूरी क्या है, हम वहाँ पे अगर हमें असिमेट्रिक सेंटर कितने हैं वो अगर हमें दिखेंगे तो हम वहाँ पे इजीली बता सकते हैं कितने वहाँ पे मतलब स्टीरियोआइसोमर्स है, उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको पहले D का स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा। तो पहले आपको यहाँ पे टॉपिक समझना था, ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, ये अपना बायोमोलिक्यूल टॉपिक से क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसमें फर्दर इसका सब टॉपिक अगर हम देखेंगे तो ये कौन से टॉपिक में आता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है। बायोमोलिक्यूल्स में जो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट का ये क्वेश्चन है जिसमें हमने जब हम चेन इलॉन्गेशन और चेन डिग्रेडेशन की बात कर रहे थे तो उसमें हमने 2 रिएक्शन देखी थी, एक किलानी फिशर सिंथेसिस, दूसरा रफ डिग्रेडेशन। तो ये वाला जो रिएजेंट है, ये जो सेट ऑफ रिएजेंट है, इनको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रफ डिग्रेडेशन, जिससे हम क्या करते हैं, चेन डिग्रेडेशन करते हैं। और डिग्रेडेशन का मतलब क्या था, हम यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, जो शुगर है, उसमें कार्बन कम और ज़्यादा करने के लिए ये वाले रिएक्शंस यूज़ कर रहे थे। किलानी फिशर सिंथेसिस चेन इलॉन्गेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, रफ डिग्रेडेशन चेन की लेंथ कम करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेट ऑफ रिएजेंट है, जो कि यहाँ पे भी अगेन दोबारा दिया है, तो इन 2 स्टेप्स में क्या होने वाला है, इन 2 स्टेप्स में यहाँ पे कार्बन की जो है चेन लेंथ कम होने वाली है, ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैं भी आपको दिखाता हूँ, क्लास में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए या फिर ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बताऊंगा कि आपको मैकेनिज्म करने की नीड नहीं होगी एग्जाम में। कैसे, देखो, आपने एक यहाँ पे ट्रिक पढ़ी थी क्लास में, ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर्स देख रहे थे किसका, कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर है उनका स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो हमने क्या देखा था, जो डी ग्लिसराल्डेहाइड है, ठीक है। हम ये जो शुगर्स की बात करें वो सारे डी शुगर्स है, जो नेचुरल ऑकरिंग शुगर्स है वो डी शुगर्स होते हैं। इनमें इनके स्ट्रक्चर्स की जब बात कर रहे थे तो हमारा डी ग्लिसराल्डेहाइड हमारा क्या था, उसका बेसिक यूनिट था, ठीक है, उसका रेफरेंस यूनिट था। और हमें पता है यहाँ से जितने भी हमने जो डी शुगर्स है उनका स्ट्रक्चर देखा था, हमने क्या देखा था, हम जब ग्लिसराल्डेहाइड में एक कार्बन इंक्रीज करेंगे डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब डिफरेंट स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ OH से, तो हमारे पास क्या बनेगा, इरिथ्रोज और थ्रिओज, ठीक है। जब हम इरिथ्रोज पे यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, राइबोज और अरेबिनोज। सिमिलरली हम थ्रिओज पे जब हम थ्रिओज से हम एक कार्बन जब इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, जाइलोज और लाइसोज, ठीक है। और ऐसे ही जब हम राइबोज में एक कार्बन इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे 2 मतलब शुगर्स बनते हैं, कौन कौन से, एक तो अलोज, दूसरा अल्ट्रोज। ऐसे ही अरेबिनोज से क्या बनता है, ग्लूकोज और मैनोज। ऐसे ही यहाँ पे क्या बनता है, जाइलोज से
ग्लूकोज और आयोडोज, और ऐसे ही लाइसोज से यहाँ पे गैलेक्टोज और टैलोज। और इसके लिए आपने ट्रिक भी देखी थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको अब ये वाली ट्रिक, ये वाला जो फ्लो चार्ट है आपको कैसे हेल्प करेगा रफ डिग्रेडेशन और चेन इलोंगेशन में आपको बता देता, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जब हम डी ग्लिसराल्डेहाइड की बात करें तो हमारे पास डी ग्लिसराल्डेहाइड का स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था यहाँ पे, जब हम डी ग्लिसराल्डेहाइड से एक एक कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे इरिथ्रोज और थ्रियोज बन रहे हैं। अब इरिथ्रोज और थ्रियोज के स्ट्रक्चर भी आपने देखे, ये आपको याद हो तो, ठीक है। इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर हमारा पास ये वाला था, ठीक है, इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर हमारे पास ये वाला था। अब क्या हुआ है, जो हमारे पास इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हमारे पास जो भी डी ग्लिसराल्डेहाइड है उसमें से एक एक कार्बन इंक्रीज किया। ये वाला जो कार्बन है, जैसे हमारे पास डी ग्लिसराल्डेहाइड में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है वैसे ही यहाँ पे मैंने इसको रखा है, बस ऊपर जो हमने एक एक्स्ट्रा कार्बन लगाया है उस पर हमने क्या किया है, जो OH और H की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो अलग अलग करी है। जैसे इस कार्बन पे OH को राइट साइड में रखा है, इस कार्बन पे OH को लेफ्ट साइड में रखा है, और हमने क्या किया, कार्बन की चेन लेंथ इंक्रीज करें। मतलब जब हम डी ग्लिसराल्डेहाइड का के ऊपर किलानी फिशर सिंथेसिस करते, चेन इलोंगेशन करते, तो हमारे पास ये दोनों बनते। ऐसे ही हमने इरिथ्रोज के ऊपर अगर हम किलानी फिशर सिंथेसिस करते तो राइबोज और अरेबिनोज बनते। ऐसे ही अगर हम थ्रियोज के ऊपर करते तो जाइलोज और लाइसोज बनते। तो जैसे हम नीचे जा रहे चेन इलोंगेशन कर रहे, वैसे ही अगर मान लो मैं इरिथ्रोज का अगर मैं रफ डिग्रेडेशन करूँ, चेन डिग्रेडेशन करूँ, तो यहाँ से मुझे इरिथ्रोज से क्या मिलेगा, डी ग्लिसराल्डेहाइड मिलेगा। थ्रियोज के ऊपर भी करूँगा तो भी डी ग्लिसराल्डेहाइड मिलेगा। अगर मैं राइबोज का रफ डिग्रेडेशन करता हूँ तो मुझे इरिथ्रोज मिलेगा। अरेबिनोज का करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, इरिथ्रोज मिलेगा। अगर मैं जाइलोज का रफ डिग्रेडेशन करता हूँ, यानी कि ये वाली रिएजेंट, मतलब ये वाले रिएजेंट जो है ये अगर मैं इनके ऊपर यूज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे जाइलोज से थ्रियोज मिलेगा, लाइसोज से भी थ्रियोज मिलेगा। और सिमिलरली यहाँ पे अब आपको देखना है, यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो किसका है, वो ग्लूकोज का है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को याद होता है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब हमें यहाँ पे ये जो रिएजेंट दिया है ये किसका है, रफ डिग्रेडेशन का। तो आपको ध्यान में क्या लाना है, यहाँ पे ग्लूकोज या फिर उसका जो C2 इपिमर है मैनोज, इन दोनों के ऊपर भी अगर हम रफ डिग्रेडेशन करते हैं तो ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा, अरेबिनोज मिलेगा, मैनोज से भी अरेबिनोज मिलेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर A बन रहा है ना, वो क्या होगा, वो होगा अपना अरेबिनोज। और अरेबिनोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको कार्बन कम करना है। मतलब जैसे हम इलोंगेशन में क्या कर रहे थे, ये वाला कार्बन जो है वो फिक्स रख रहे थे, ठीक है, CH2OH का नेक्स्ट कार्बन जो है वो फिक्स रख रहे थे और ऊपर एक कार्बन एक्स्ट्रा कर रहे थे, ये वाला। जैसे चेन इलोंगेशन में इस कार्बन को एक्स्ट्रा हम लगा रहे हैं वैसे इसका निकालेंगे, ठीक है। तो डी ग्लूकोज में बाकी सारे कार्बन सेम है, ये जो कार्बन है जो हमने एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पे लगाए उसको अगर हम निकालते हैं और बाकी जो हमारे पास शुगर बच रहा है उसकी में अगर यहाँ पे मतलब इतने की, ठीक है, मतलब इतना मैंने हटाना है, इतना मैंने यहाँ पे हटाना है, इतना हटा के अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखता हूँ तो ऑब्वियसली वो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, A का, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, CHO, इधर मेरे पास H है, इधर मेरे पास OH है, इधर मेरे पास OH और यहाँ पे मेरे पास क्या है, H है और ये CH2OH, ठीक है। ये आ गया अपना क्या, अरेबिनोज। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट आपको बताया कि ग्लूकोज है तो उसका रफ डिग्रेडेशन करने से आपको अरेबिनोज मिल गया। अरेबिनोज का स्ट्रक्चर ये वाला है जिसको हमने यहाँ पे A बोला है। अब इसका C2 इपिमराइजेशन किया है। C2 इपिमराइजेशन मतलब ये जो कार्बन 1 है और ये जो 2 है, 2 वाले कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करती, ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज से अरेबिनोज बना है। अरेबिनोज का C2 इपिमर कौन है, ऑब्वियसली राइबोज है। C2 इपिमर कौन है, राइबोज है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री सिर्फ चेंज करेंगे। यानी कि जो हमारा B बन रहा है उसमें क्या है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, बात खत्म। हमारा क्या बन गया, यहाँ पे B बन गया। अब B पे अगेन क्या किया है, यहाँ पे रफ डिग्रेडेशन किया है। इतने सारे रिएजेंट देखने की नीड ही नहीं है, मैकेनिज्म में स्टिल आपको बता देता हूँ, एंड में बता देता हूँ, ठीक है। इतने सारे रिएजेंट देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये रफ डिग्रेडेशन है। हम कहाँ तक पहुँच गए, ये हमारा जो B है वो राइबोज बन गया, ठीक है। अब राइबोज पे रफ डिग्रेडेशन किया है यानी कि इरिथ्रोज बनेगा ऑब्वियसली। और उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे कि ये जो इस कार्बन पे ये जो H और OH है, इस कार्बन को ही हम यहाँ से हटा देंगे। तो देखो भैया हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, यहाँ पे ऊपर मेरा CHO है, यहाँ पे नीचे मेरा CH2OH है और यहाँ पे मेरा OH है, यहाँ पे मेरा OH है। ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना C। और ये कौन है, ये है इरिथ्रोज। अब बोला है हमें C का भी क्या कर रहे,
C2 इपिमराइजेशन कर रहे हैं, यहाँ पे देखो C का जो है C2 इपिमराइजेशन कर रहे हैं, तब जाके हमें क्या मिला है D, यानी कि इरिथ्रोज का C2 इपिमर कौन है? 3 ऑब्वियसली 3 है। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर D है वो 3 है। 3 मतलब क्या? सिंपली इस कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करिए, तो फाइनल जो स्ट्रक्चर आएगा, अब मैं कहाँ पे लिखूँ बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ। वो क्या आएगा? OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करी, यहाँ पे लिखा, और ये OH अपना यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे CH2OH। तो इस तरह से इस ट्रिक के साथ आप इस वाले क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर D का मिला है वो हमें ये वाला मिला है 3 का। अब इसमें देखो, एक ये वाला सिमेट्रिक सेंटर है, एक ये वाला सिमेट्रिक सेंटर है, 2 असिमेट्रिक सेंटर है, और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल भी नहीं है, तो हम सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे 2n। अब 2 असिमेट्रिक सेंटर मतलब 2/2, तो टोटल हमारे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे? 4 आएंगे। और क्योंकि मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, ऊपर क्या है CHO, नीचे CH2OH, तो इसमें सिमेट्री नहीं आएंगी, सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्या आएगा? 4 आएगा। टोटल जो ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स है फॉर D, यानी कि 3 तो वो कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब अगर आपको लग रहा है कि डायरेक्टली ट्रिक के थ्रू बताया, कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैंने आपको ये इसलिए बताया कि एग्जाम में आपका टाइम सेव हो। ठीक है, एग्जाम में आपका टाइम सेव हो। अब आप देखो यहाँ पे, और ये वाला जो फ्लो चार्ट है ना, आपको हेल्प करेगा बहुत, चाहे वो किलानी फिशर सिंथेसिस पूछे, चाहे वो आपको रब डिग्रेडेशन पूछे। ये वाला चार्ट अगर आपके सामने, आपको कोई भी मैकेनिज्म करने की नीड नहीं, आप सिंपली वहाँ पे निकाल सकते हो। अब रही मैकेनिज्म की बात, तो सिंपली मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये जो ग्लूकोज है, इससे हम यहाँ पे इस A में, मतलब राइबोज में कैसे पहुँच गए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में आपको क्या दिया है? फर्स्ट रिएजेंट दिया है Br2H2। हमें पता क्या है, एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो CHO ग्रुप है, इसका वो COH में कन्वर्ट करता है, बाकी प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को कुछ भी नहीं करता। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो बनेगा वो क्या बनेगा? ये इस तरह से COOH बनेगा, राइट। बाकी आपका जो यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ये सारे एज इट इज है। ठीक है, ये सारे एज इट इज है, ये सारे एज इट इज है। ठीक है, ये सारे एज इट इज है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे CaCO3 दिया है, मतलब Ca2+ CO3 2- है। ये क्या है? ये बेस है। ये क्या करेगा? एसिडिक प्रोटॉन को निकालेगा, यानी कि इसको बना देगा CO-। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करके लिख लूँ, कैसे लिखूंगा मैं? यहाँ पे C+O, यहाँ पे ये O-। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे Ca2CO3- हमारा क्या है? बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसने एसिडिक प्रोटॉन निकाला, इसको इस तरह से हमने यहाँ पे बना दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? ये जो मतलब CO2- है, यहाँ पे क्या हो गया? CO3 2- ने एक प्रोटॉन लिया, मतलब ये HCO3 बन गया, HCO3- बन गया। इसके साथ एक Ca+ चला जाएगा काउंटर आयन, एक Ca+ बचेगा, जिसको हम यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे, हाफ Ca2+, इसका काउंटर आयन। इसके बाद क्या दिया? देखो H2O2 दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? H2O2 दिया है। अब हमें पता है H2O2 का काम यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होता है? इस तरह से H2O2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर है, ये वाला बॉन्ड वीक होता है, ये होमोलिटिक क्लीव हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो बनेगा OH रेडिकल, ये वाला रेडिकल का काम क्या होता है? इस OH बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करके यहाँ पे रेडिकल का फॉर्म करना। ये जो OH रेडिकल है, यहाँ से H रेडिकल को ले लेगा और हमारे पास यहाँ पे O के ऊपर रेडिकल जनरेट कर देगा, जिससे हमें यहाँ पे आगे क्या मिलेगा? देखो, यहाँ से हमें आगे मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन रेडिकल, यहाँ पे C+O है, यहाँ पे अपना O- है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और अपना यहाँ पे OH। ठीक है, और बाकी नीचे तो अपना CH2OH। यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद देखो मैकेनिज्म कैसे होता है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया है? Fe2SO4 3, जिसमें हमें पता है अगर हम आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो Fe+3 है। ठीक है, Fe+3 है। अब यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है, मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मान लो ये वाला Fe3+ यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, Fe3+ जो है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ से Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके कारण ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से ले लिया, अब यहाँ पे भी रेडिकल जनरेट हो गया और यहाँ पे भी रेडिकल जनरेट हो गया। तो सिंपली लास्ट में आपको यहाँ पे CO2 गैस जो है रिलीज करना है, इस बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीव करना है, और इससे क्या हो जाएगा? देखो, इस वाले ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, इस वाले ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और CO2 गैस चला जाएगा, और यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? देखो,
यहाँ पे तो CHO बन गया, कौन सा, ये वाला कार्बन जिसके ऊपर ऑक्सीजन और H है तो CHO बन गया। इस वाले कार्बन पे लेफ्ट साइड में OH है तो ये OH H, और बाकी की स्टीरियोकेमिस्ट्री वो एज इट इज है, ठीक है। और यहाँ पे ये, तो अब आप देख सकते हो ओवरऑल हुआ क्या। ओवरऑल हमारे पास इनिशियली ऐसा था, COOH था, सॉरी क्या था, अल्डिहाइड था यहाँ पे। तो हमने जैसे बोला था कि सिंपली इस कार्बन को हटा दो, इस वाले कार्बन को इसके ऊपर जो भी ग्रुप लगे हैं इनके साथ हटा दो, और बाकी जो बच रहा है वो यहाँ पे लिखो, बस हो गया रबर डिग्रेडेशन। तो आप देख सकते हो बाकी ये जो भी नीचे स्टीरियोकेमिस्ट्री थे वो सारे कार्बन पे जो भी OH H है उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री एज इट इज है, बस यहाँ पे CHO लगा दिया एक कार्बन कम करके, तो ये हो गया रबर डिग्रेडेशन। और सिमिलर मैकेनिज्म इस स्टेप में भी फॉलो होने वाला था। तो ये क्या है, रबर डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म है, बट इतना मैकेनिज्म आपको इस वाले क्वेश्चन में करने की नीड नहीं थी। सिंपली आपको यहाँ पे समझ लेना था कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगानी चाहिए, और इसके बाद आपको अगर ये वाला चार्ट पता होता तो आप आपका टाइम सेव कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको नए वाले क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ होगा नहीं, आपको कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को देखना है, बस आपको साइड में जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं उस कॉन्सेप्ट से उन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन जो है हेल्प करेंगे एग्जाम में। तब तक हैप्पी लर्निंग।